Hello everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Inderveer Jolly and you will get the best content on this channel. तो हम कर रहे हैं PYQ की सीरीज जिसमें हम 2024 के बोर्ड एग्जाम में जितने भी PYQ पूछे गए थे सारे के सारे सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी की केस स्टडीज़। तो प्रोबेबिलिटी की केस स्टडीज़ में जितनी भी केस स्टडीज़ CBSE ने 2024 के एग्जाम्स में डाली थी, चाहे वो कंपार्टमेंट के एग्जाम्स हो या मेन बोर्ड के एग्जाम हो, तो वो सारी केस स्टडीज आज हम कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एयरप्लेन्स आर बाय फार द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टेड, चलो ये तो जरूरी नहीं है, प्रीवियस रिकॉर्ड स्टेट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एयरप्लेन क्रैश इज 0.00001%। डेसिमल के बाद हमारे पास है 4 जीरोज और 1%, इतनी प्रोबेबिलिटी है एयरप्लेन क्रैश की। फर्दर देयर आर 95% चांसेस दैट देयर विल बी सर्वाइवर्स आफ्टर अ प्लेन क्रैश। तो प्लेन क्रैश के बाद सर्वाइवर्स की कितनी परसेंटेज है पॉसिबिलिटी, वो है 95%। अज्यूम दैट इन केस ऑफ नो क्रैश ऑल ट्रैवलर्स सर्वाइव, कि अगर क्रैश नहीं होगा तो ऑब्वियसली ऑल विल सर्वाइव। E1 बी द इवेंट, तो ये क्वेश्चन में काफ़ी सही है, हमें ऑलरेडी बेस थ्योरम का है, तो E1 E2 सब कुछ गिवन है। E1 इज द इवेंट दैट देयर इज अ प्लेन क्रैश, E2 इज द इवेंट देयर इज नो क्रैश, A इज द इवेंट दैट पैसेंजर्स सर्वाइव आफ्टर द जर्नी। तो ये हमारी काम की चीज़ें हैं। E1 जो गिवन है, E2 गिवन है और A है पैसेंजर्स सर्वाइव आफ्टर द जर्नी। तो उस पर हमें ये क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एयरप्लेन विल नॉट क्रैश। तो प्रोबेबिलिटी दैट प्लेन क्रैशेस की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, वो है 0.00, देखो डेसिमल के बाद 4 जीरोज हैं, 1%। जब हम परसेंटेज हटाते हैं तो परसेंटेज का नीचे लगता है 100, तो ये हो जाएगा 0.00001 अपॉन 100। 100 के डेसिमल जब हम एडजस्ट करेंगे तो हमारे ऊपर जो 4 जीरोज हैं वो बन जाएंगे 6 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 1। तो ये है प्रोबेबिलिटी प्लेन क्रैशेस। अब प्रोबेबिलिटी के प्लेन विल नॉट क्रैश, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब जो क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस करेंगे। तो 1 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, डेसिमल के बाद कितने जीरोज हैं, 6 जीरोज, 3 4 5 6 और एक 1। जब इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 999 आएंगे, पर कितने 9 आएंगे, क्योंकि 6 जीरोज और एक 1 है तो 7 9 आएंगे। तो ये आंसर होगा 0.9999999। टोटल 7 नाइन्स आ रहे हैं डेसिमल के बाद, और ये है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है बी पार्ट, probability of A such that E1 has occurred plus probability of A such that E2 has occurred। तो B part में probability of A such that E1 has occurred plus probability of A such that E2 has occurred। अब A क्या था, A है कि there are survivors, और E1 है प्लेन क्रैश है, और E2 है प्लेन क्रैश नहीं है। जब प्लेन क्रैश होगा तो सर्वाइवर्स की परसेंटेज हमें गिवन है 95% जो है प्रोबेबिलिटी दैट पैसेंजर्स विल सर्वाइव, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन में ये गिवन है ना कि देर आर 95% चांसेस दैट देयर विल बी सर्वाइवर्स आफ्टर अ प्लेन क्रैश। तो प्लेन क्रैश के केस में अब देखो जो A है वो सर्वाइवर्स हैं एंड E1 मतलब देयर इज अ प्लेन क्रैश। तो प्लेन क्रैश के केस में सर्वाइवर्स का चांस कितना हमें गिवन है, 95%। दिस इज ऑलरेडी गिवन। एंड E2 मतलब देयर इज नो प्लेन क्रैश और सर्वाइवर्स होंगे। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था कि ऑल विल सर्वाइव इन केस ऑफ नो प्लेन क्रैश, तो वो तो श्योर इवेंट हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 195 अपॉन 100, जो कि बी पार्ट का आंसर है।
अब देखते हैं सी पार्ट क्या है। सी में है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब जो डिनोमिनेटर होता है ना टोटल प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो ए होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्योंकि हमारे पास दो इवेंट्स हैं, ये दो E1 एंड E2 इवेंट्स हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी जो भी हम बेस थ्योरम में डिनोमिनेटर में लेते हैं दैट इज थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। तो AE1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1 क्या था वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बट E1 की प्रोबेबिलिटी हमें क्या गिवन है, E1 है देयर इज अ प्लेन क्रैश। प्लेन क्रैश की प्रोबेबिलिटी है 0.00, ये जो 6 जीरोज आए थे उसके बाद 1, तो ये है 95/100 इंटू 0. ये 6 जीरोज वाला जो आया था 1। AE2 की प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमने निकाला था। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 था कि E2 हमने क्या लिया था, देयर विल बी E2 है देयर इज नो क्रैश, प्लेन विल नॉट क्रैश। तो डेसिमल के बाद टोटल 79, तो 9 1 2 3 4 5 6 7 9। तो इसको ना इजीली कैलकुलेशन करने के लिए क्या करोगे, ये सारे डेसिमल जो है ना, डेसिमल के बाद डेसिमल हटा दो। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। तो 95/100 तो ऑलरेडी है, और साथ में यहाँ पे 7 जीरोज आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 9 है, तो इसके नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 जीरोज हैं और यहाँ पे 7 जीरोज हैं, तो मैं इसको एक और 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ पे भी 9 जीरोज हो जाएंगे। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस, क्योंकि देखो 7 जीरोस थे ना, 7 और 2 9 जीरोस हो गए, तो ऊपर भी अब सेम है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 99 99 99 995 अपॉन दिस। ये है इस पार्ट का आंसर। अभी हमें इसका सी पार्ट का जो और वाला पार्ट है वो भी करना है, E2A फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2A जो होगा वो होगा, ये बेस थ्योरम लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1। मतलब डिनोमिनेटर जो था वो सीधा वही था ना जो हमने अभी निकाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ही था, वही होता है। ये वाला पूरा डिनोमिनेटर हम निकाल चुके हैं। मतलब ऑब्वियसली जब एग्जाम में करोगे तो और वाला पार्ट जब करोगे ना तो आइदर दिस और दिस, तो A वाला पार्ट जो है ये सारा निकाल लेना, तो ये सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो डिनोमिनेटर जो है हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 9 है, 3 4 अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि वो काउंटिंग में प्रॉब्लम होती है, अपॉन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस। तो ऐसे है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2, प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 तो है 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमें गिवन है यहाँ पे डेसिमल के बाद जो 9 थे, 1 2 3 4 5 6 7 9 7 9 3 4 5 6 7 9, और इसके नीचे जो मतलब जब हम इसके डेसिमल हटाएंगे तो 7 जीरोज आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस। बट नीचे वाले में 9 जीरोस हैं, तो वही चीज़ करेंगे को इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, और हमारा फाइनल आंसर होगा 4 बार 4 5 6 7 बार 9 0 0 अपॉन
नीचे 4, 5, 6, 7, 8, 9 अपॉन 5। तो इसमें कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेल्फ स्टडी हेल्प स्टूडेंट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन लर्निंग, इट बूस्ट द सेल्फ एस्टीम ऑफ द लर्नर्स। Recent surveys suggested that close to 50% learners were self-taught using internet resources and upskilled. Student may spend 1 hour to 6 hours in a day upskilling. I think ये ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ये given है कि probability distribution of number of hours spent by a student is given below. Number of hours अगर 1, 2, 3 है तो probability होगी kx²। Number of hours अगर 4, 5, 6 है, क्योंकि x लिखा है number of hours, तो probability होगी 2kx, अदरवाइज में probability होगी 0। Based on the above information, answer the following question. Express the probability distribution given above in the form of a probability distribution table. तो probability distribution table हमें बनाना है। उसके फर्स्ट कॉलम में होगा x और दूसरे कॉलम में होगा px। x की वैल्यूज हमें गिवन है 1, 2, 3 और px की वैल्यू हमें गिवन है 4, 5, 6। तो उसके बाद अदरवाइज तो कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा उसमें 2 कॉलम्स बनेंगे। x में जो आएगा वो आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जो दूसरा वाला होगा कॉलम उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x का आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x का भी 1, 2, 3 के लिए सेम गिवन है और 4, 5, 6 के लिए भी सेम गिवन है। तो 1, 2, 3 के लिए गिवन है kx², मतलब k इंटू 1² होगा। 1 के लिए जैसे k इंटू 1², सो दिस इज k इंटू, यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ, 1², k इंटू 2² होगा और ये होगा k इंटू 3²। और 4, 5, 6 के लिए हमें क्या रिलेशन गिवन है, वो गिवन है 2kx, मतलब x की वैल्यू वही पुट करनी है जो ये होगी। तो 2k इंटू 4, 2k इंटू 5 और 2k इंटू 6। इसको सॉल्व करके k इंटू 1² इज सिंपली k इंटू 2² इज 4k, k इंटू 3² इज 9k और इसी तरह 2k इंटू 4 हो जाएगा 8k और 2k इंटू 5 हो जाएगा 10k और 2k इंटू 6 हो जाएगा 12k। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनाना था। सेकंड में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो वैल्यू ऑफ k कैसे निकालेंगे, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें पता है, टोटल प्रोबेबिलिटी, जब भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। दैट मीन्स इन सब का सम जो होगा वो 1 होगा। k प्लस 4k प्लस 9k प्लस 8k प्लस 10k प्लस 12k इज इक्वल टू 1 होगा। 12 प्लस 8 20, 30, ये हो गया 40, 44k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/44। तो ये b पार्ट हो गया। अब देखते हैं c पार्ट में क्या पूछा है। तो c पार्ट में हमें पूछा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड बाय द स्टूडेंट। मीन नंबर ऑफ आवर्स मतलब हमें मीन निकालना है। मीन को एक्सपेक्टेशन ऑफ x या म्यू भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x, बट फॉर्मूला होता है समेशन xi pxi। इसका मतलब क्या है, इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते जाओगे और ऐड करते जाओगे, मतलब 1 इंटू k वो k हो जाएगा प्लस 2 इंटू 4k विच इज 8k प्लस 3 इंटू 9k विच इज 27k प्लस 4 इंटू 8k विच इज 32k प्लस 5 इंटू 10k इज 50k प्लस 6 इंटू 12k विच इज 72k। तो इसकी वैल्यू को ऐड करते हैं। k प्लस 8 के 9, 27, 9, 36, 36 प्लस 32 ये हो जाएगा 68, 68 प्लस ये 72 प्लस 50 विच इज 122। तो 190k इज द आंसर। अब हम k की वैल्यू पुट करेंगे। k की वैल्यू इज 144, नहीं 1/44, 2 से कैंसिल हो जाएगा। 95/22 इज द आंसर।
अब हम इसका और वाला पार्ट करते हैं। तो और में है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 6। सो और में है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 6। x की वैल्यू 1 एंड 6 के बीच में लाई करती है। 1 एंड 6 के बीच में मतलब 2, 3, 4 एंड 5 होगा। सो दिस इज P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। अब देखो P2 जो है वो है 4K, P3 इज 9K, P4 इज 8K एंड P5 इज 10K। टोटल जब करेंगे 13, 23, 21, 31K हो जाएगा। तो 31K, K की वैल्यू है 1/44, तो आंसर इज 31/44, जो कि फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, फर्दर मतलब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनको करना भी काफ़ी आसान होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित, जसप्रीत एंड आलिया appeared for an interview for 3 vacancies in the same post। तो यहाँ पे probability of रोहित का सिलेक्शन का probability कितना है 1/5, जसप्रीत के सिलेक्शन का 1/3, आलिया के सिलेक्शन का 1/4। द इवेंट ऑफ सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो तीनों जो हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इवेंट्स को नेम कर देते हैं। आर ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रोहित सिलेक्शन, और जे ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जसप्रीत्स सिलेक्शन, और ए ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आलियाज सिलेक्शन। तो हमें ये तीनों प्रोबेबिलिटीज गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ जे इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/4। हमें ना इनके कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए होंगे, तो कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते हैं। आर डैश जो होगा, या आर के ऊपर बार लगा के कर सकते हो, वो 1 - 1/5 होगा विच इज़ 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ जे डैश या जे बार कर सकते हो 2/3, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश होगा 3/4। अब क्वेश्चन में लिखा है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड का क्या मतलब होता है, या तो एक सिलेक्ट होगा, या 2 सिलेक्ट होंगे, या 3 सिलेक्ट होंगे। अगर हम इसी वे से केस लेने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा केसेस होंगे। मतलब एक तो केस होगा कि सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो, मतलब या तो सिर्फ रोहित सिलेक्ट हो, या सिर्फ जसप्रीत, या सिर्फ आलिया। 3 केसेस इसी में हो गए। या फिर कोई 2 सिलेक्ट हो, कोई 2 सिलेक्ट में भी 3 केसेस हो जाएंगे। मतलब वो ऐसे बनेगा ना, रोहित एंड जसप्रीत सिलेक्ट हो रहे हैं, जसप्रीत एंड आलिया, या रोहित एंड आलिया, तो 6 केसेस बन गए उसमें। और तीनों सिलेक्ट हों, टोटल 7 केसेस बन जाएंगे। टोटल 7 केसेस को ऐड करना वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रोसीजर। उसकी बजाय हमारे पास जब भी होता है ना एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट होता है लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब होता है नन इज सिलेक्टेड। तो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 इज सिलेक्टेड इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे भी ये आए ना एटलीस्ट 1 इज सिलेक्टेड, हमेशा इस वे से करा करो। प्रोबेबिलिटी दैट नन इज सिलेक्टेड। नन इज सिलेक्टेड का मतलब है कि यहाँ पे हम आर डैश लेंगे और जे डैश लेंगे और ए डैश लेंगे। मतलब ये तो देखो सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, तो इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पे ये भी स्टेप लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डैश इंटरसेक्शन जे डैश इंटरसेक्शन ए डैश। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो आर डैश इज 4/5, जे डैश इज 2/3 एंड दिस इज 3/4। 4 and 4 हो गया कैंसिल, 3 and 3 हो गया कैंसिल, 1 - 2/5 आया, तो आंसर इज 3/5। तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी दैट नन इज एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, तो उसका आंसर आया 3/5। अब देखते हैं बी पार्ट का आंसर क्या है। जी सच दैट H dash has occurred. G is the event of Jaspreet selection. H dash that Rohit is not selected. तो probability of
जी एच डैश निकालना है। जी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ जसप्रीत्स सिलेक्शन एंड एच इज रोहित इज नॉट सिलेक्टेड। ये है जसप्रीत का और ये है रोहित का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड, ए इंटरसेक्शन बी, तो जी इंटरसेक्शन एच डैश हो जाएगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश तो हमें ऑलरेडी पता है, जो कि रोहित इज नॉट सिलेक्टेड, और जी इंटरसेक्शन एच डैश को हम लिख देंगे जी माइनस एच। जब भी इस टाइप का आया ना ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो उसको ए माइनस बी लिख दिया करो। अब ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? अगर हम वेन डायग्राम की हेल्प से देखें तो ए ये है, बी ये है। ए में से बी माइनस करने का मतलब है कि ए तो ये पूरा है ना, तो उसमें से b माइनस करने का मतलब है कि हम ये कॉमन पार्ट माइनस करेंगे। तो उसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस बी इज सिंपली a की प्रोबेबिलिटी ले लो, उसमें से a इंटरसेक्शन b माइनस कर दो। तो इसमें भी ये आएगा। नीचे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ h डैश वो तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ g में से प्रोबेबिलिटी ऑफ g इंटरसेक्शन h माइनस कर दो और प्रोबेबिलिटी ऑफ h डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ g क्या था? g था जसप्रीत, तो g का जो था वो था 1/3। तो 1/3 में से g इंटरसेक्शन h, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ g इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ h हो जाएगा, और नीचे h की वैल्यू लगाएंगे। देखो h की वैल्यू है, h इज रोहित। रोहित का जो है, रोहित की वैल्यू है 1/5, तो यहाँ पे रोहित की वैल्यू और नॉट रोहित की 1/5 मतलब 4/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मतलब जसप्रीत के सिलेक्शन का, जसप्रीत के सिलेक्शन का ये तो यही है 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 1/5 अपॉन 4/5। तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/15 अपॉन 4/5। तो न्यूमरेटर में जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 - 1 4 आएगा अपॉन 4/5, तो 4/15 इंटू 5/4 हो जाएगा, तो आंसर इज 1/3। तो आई थिंक फर्स्ट का आंसर भी नहीं, उसमें 3/5 आया था और इसमें है 1/3। अब हमें सी पार्ट में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। एग्जैक्टली वन का क्या मतलब है कि एक ही सिलेक्ट होगा, और इसका मतलब है कि बाकी दो 100% नहीं सिलेक्ट होंगे। तो या तो रोहित सिलेक्ट होगा और जसप्रीत नहीं सिलेक्ट होगा, आलिया नहीं सिलेक्ट होगी, प्लस या फिर रोहित एंड जसप्रीत नहीं सिलेक्ट होंगे एंड आलिया सिलेक्ट होगी, या फिर रोहित एंड आलिया नहीं सिलेक्ट होंगे और जसप्रीत सिलेक्ट होगी। ठीक है, तो इस वे से करना है। एक बार रोहित सिलेक्ट हो रहा है, एक बार जसप्रीत सिलेक्ट हो रहा है और एक बार आलिया सिलेक्ट हो रही है, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जे डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जे डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, प्लस ये सब हम क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आर डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हो जाएगा। ये ना अब काफ़ी लंबा डाटा है, तो r का है 1/5, 1/3, 1/4। r 1/5, 1/3, 1/4, ये है आलिया का, ये है जसप्रीत का। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 1/5, 1/3, 1/4। तो r का है 1/5, j डैश हो जाएगा 2/3, a डैश इज 3/4, प्लस r डैश इज 4/5, j dash is 2/3 and a is 1/4, plus r dash is 4/5 into j is 1/3 into a dash is 3/4। सबका डेसिमल डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल नहीं करते। 60 है सबका एलसीएम, तो 60 और यहाँ पे 6 + 8 + 12 26/60 विच इज़
13/30 विच इज द आंसर। अब इसका जो थर्ड वाले का और पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर सिलेक्टेड। तो ये हमने 1 ऑफ देम आर सिलेक्टेड किया था, 1 इज सिलेक्टेड, 2 ऑफ देम आर सिलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी ये सी का और एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर सिलेक्टेड, मतलब एग्जैक्टली 2 लोग सिलेक्ट होंगे और एक 100% नहीं सिलेक्ट होगा। तो वो कैसे हो सकता है? पहले तो ले लो कि आर सिलेक्ट हो रहा है और बाकी दोनों नहीं, सॉरी, इसमें हमें करना है कि 2 सिलेक्ट हो रहे हैं। तो पहले केस में ले लो कि सिर्फ आलिया सिलेक्ट हो रही है, नहीं ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, रोहित एंड जसप्रीत, एंड आलिया इज नॉट बीइंग सिलेक्टेड। दूसरे केस में ले लो कि जसप्रीत इज नॉट बीइंग सिलेक्टेड एंड रोहित एंड आलिया आर बीइंग सिलेक्टेड। अब थर्ड केस में होगा रोहित इज नॉट सिलेक्टेड एंड जसप्रीत एंड आलिया आर सिलेक्टेड। तो ये करेक्ट है ना? एक बार आर जे ले लिया, एक बार आर ए ले लिया और एक बार जे ए ले लिया, राइट। तो ये हो जाएगा पी आर, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, पी जे पी ए डैश प्लस पी आर पी जे डैश पी ए प्लस पी आर डैश पी जे एंड पी ए। सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मैंने लिखी है, आर की 1/5 है, जे की 1/3 है, ए डैश की है 3/4। यहाँ पे आर अगेन 1/5, जे डैश इज 2/3 एंड दिस इज 1/4। आर डैश इज 4/5, जे इज 1/3 एंड ए इज 1/4। सबका डिनोमिनेटर सेम है 60, न्यूमरेटर में आएगा 3 + 2 + 4 9/60। तो इसको हम 3 से रिड्यूस कर सकते हैं, तो 3/20 इज द आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। डिपार्टमेंटल स्टोर सेंड्स बिल टू चार्ज इट्स कस्टमर्स वंस अ मंथ, मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर मंथ में एक बार बिल भेजता है, पूरे मंथ का बिल एक ही बार भेजता है। Past experiences show that 70% of its customers pay their first month bill in time. 70% लोग अपना जो बिल है टाइम पे कर देते हैं। That means 30% टाइम पे नहीं पे करते। The store also found that customers who pays the bill in time has the probability of 0.8 of paying in time next month, and customer who doesn't pay in time has probability of 0.4 of paying in time in the next month। मतलब जिसने फर्स्ट मंथ में टाइम पे बिल पे किया, जो कि 70% लोग थे, तो उसमें से वही लोग नेक्स्ट टाइम भी टाइम पे करेंगे, नेक्स्ट मंथ भी टाइम पे करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8। और जिसने टाइम पे नहीं पे किया फर्स्ट मंथ में, मतलब 30% लोग, तो उन लोगों में से नेक्स्ट मंथ टाइम पे करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। E1 एंड E2 डिनोट द इवेंट ऑफ कस्टमर पेइंग और नॉट पेइंग द फर्स्ट मंथ बिल इन टाइम, फाइंड PE1 PE2। तो सबसे पहले PE1 जो था, PE1 है कि बिल टाइम पे करना, बिल टाइम पे करना, फर्स्ट मंथ का बिल टाइम पे करना, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट मंथ का बिल टाइम पे करने की प्रोबेबिलिटी तो हमें 70% लोग पे करते हैं ना टाइम पे, तो वो हो जाएगा 0.7। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है कि दे आर नॉट पेइंग द बिल ऑन टाइम, तो वो 30% हो जाएगा, विच इज़ 0.3। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है कि लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ कस्टमर पेइंग सेकेंड मंथ बिल इन टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब सेकेंड मंथ का बिल, सेकेंड मंथ का बिल टाइम पे किया है E1, प्रोवाइडेड E1 हैज़ अकर्ड, मतलब प्रोवाइडेड वो जो कस्टमर है उसने फर्स्ट मंथ का बिल भी टाइम पे किया था। अभी हमने देखा था कि जिसने फर्स्ट मंथ का टाइम पे किया था वो 70% लोग थे, तो उनका सेकेंड मंथ में भी टाइम पे करने की प्रोबेबिलिटी 0.8 थी, जो कि ऑलरेडी गिवन है। सो दिस इज 0.8 एंड AE2 निकालना है, मतलब फर्स्ट मंथ की प्रोबेबिलिटी जो है
उनकी टाइम पे नहीं पे करने की थी, वो 30% वाले कस्टमर्स हैं। तो सेकेंड मंथ का बिल वो टाइम पे करते हैं या नहीं, वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, जो कि 0.4 है। अब आ गया सी पार्ट। सी पार्ट में है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर पेइंग सेकेंड मंथ बिल इन टाइम। सेकेंड मंथ बिल टाइम पे करने की प्रोबेबिलिटी ए थी, तो सेकेंड मंथ बिल इन टाइम मतलब पी ए निकालना है। तो पी ए जो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू E1 एंड E2 निकालेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E1 है 0.8, probability of E1 is 0.7, probability of E2 is 0.4 and probability of E2 is 0.3। तो ये हो जाएगा 0.56 प्लस 0.12, तो ये आ गया 0.68 इज द आंसर। तो probability of A is 0.68। इसको हम 68/100 भी लिख सकते हैं। अब देखो इसका और वाला पार्ट, और वाले पार्ट में पूछा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स पेइंग फर्स्ट मंथ बिल इन टाइम इफ इट इज फाउंड, फर्स्ट मंथ बिल मतलब E1 निकालना है, इट इज फाउंड दैट कस्टमर हैज पेड द सेकेंड मंथ बिल इन टाइम। सेकेंड मंथ बिल इन टाइम जो है वो A है, मतलब हमें E1A निकालना है। तो इसका जो C का और वाला होगा, यहाँ पे भी नीड टू फाइंड E1A। तो E1A होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यही वाला जो है वो फ्लिप हो जाता है, अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं A E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो ये लग गया हमारा बेस थ्योरम A E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो डिनोमिनेटर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज़ 0.68। अब ऑब्वियसली जब एग्जाम में करोगे तो दोनों पार्ट्स तो करोगे नहीं, तो फिर सेकंड पार्ट ये और अगर करोगे तो ये पार्ट सारा सॉल्व करोगे। तो A E1 इज़ 0.8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज़ 0.7, तो ये हो जाएगा 0.56 अपॉन 0.68। डेसिमल हटा सकते हो, तो 56/68, जब इसको 2 से कैंसिल करोगे 28/34 हो जाएगा, फिर से 2 से कैंसिल होगा, 14/17 इज द आंसर। तो CBSE के हर एक सेट में प्रोबेबिलिटी की केस स्टडी तो आई ही आई है। कोच इज ट्रेनिंग 3 players, he observes that player A can hit a target 4 times in 5 shots। पहले ये लिखते जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगा he can hit the target 4 times in 5 shots, मतलब 4 out of 5 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगा, B can hit 3 times in 4 shots, तो ये होगा 3/4। फिर उसके बाद C है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C है he can hit 2 times in 3 shots, तो 2/3 होगा। Based on the above information, answer the following question. Find the probability all the 3 players miss the target। तो मिस टारगेट करने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, A कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगा विच इज़ 1/5। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B विच इज़ 1/4, और यहाँ से हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ C डैश which is 1 minus probability of C is equal to 1/3। अब हमें A पार्ट निकालना है। A पार्ट है probability all miss the target। miss the target मतलब A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश। अब देखो तीनों प्लेयर्स का आपस में तो इंडिपेंडेंट ही होगा, एक दूसरे पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना डिपेंडेंट होएगी, तो ये सिंपली इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इसको PA डैश इंटू PB डैश इंटू PC डैश लिख सकते हैं। तो PA डैश है 1/5 इंटू 1/4 इंटू 1/3, तो इसका आंसर आया 1/60। अब हमें B पार्ट पूछा हुआ है। B पार्ट में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम हिट द टारगेट। तीनों टारगेट को हिट करते हैं, मतलब हमें सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालना है। तो क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो PA इंटू PB इंटू PC हो जाएगा। PA है 4/5,
this is 3/4 and this is 2/3. 4 and 4, 3 and 3 cancel, so answer is 2/5. अब हमें C पार्ट में पूछा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट. ओनली वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट का मतलब है कि बाकी दो टारगेट को हिट नहीं करेंगे. इसमें 3 केसेस बनेंगे, A हिट द टारगेट, बाकी दोनों नहीं करेंगे, प्लस दूसरा है B हिट्स द टारगेट एंड बाकी दोनों नहीं करेंगे टारगेट को हिट, और तीसरे केस में क्या होगा, C विल हिट द टारगेट और बाकी दोनों नहीं करेंगे. तो ये हो जाएगा PA इंटू PB डैश, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंटू PC डैश प्लस PA डैश इंटू PB इंटू PC डैश प्लस PA डैश इंटू PB डैश इंटू PC. बस अब वैल्यूज़ ही पुट करनी है. PA इज़ 4/5, PB डैश इज़ 1/4 and PC dash is 1/3 plus PA dash is 1/5, PB is 3/4 and PC dash is 1/3 और PA dash is 1/5, PB dash is 1/4 and PC is 2/3. अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, 60 होगा, तो ये है 60 अपॉन नहीं, ऊपर जो है वो है 4 + 3 + 2, 4 + 3 + 2, 9/60. एक बार 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 3/20 इज द आंसर. अब C का हम करते हैं और वाला पार्ट. और वाले पार्ट में था फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 ऑफ देम हिट द टारगेट. 2 ऑफ देम हिट द टारगेट. इसमें कैसे किया करो, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 ऑफ देम, पहले ये ले लिया करो कि पहले फर्स्ट एंड सेकंड विल हिट द टारगेट, थर्ड नहीं करेगा. फिर ले लिया करो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विल हिट द टारगेट एंड सेकंड नहीं करेगा. फिर ले लिया करो पहले फर्स्ट सेकंड ले लिया, फर्स्ट थर्ड ले लिया, सेकंड एंड थर्ड विल हिट द टारगेट एंड फर्स्ट विल नॉट डू. मतलब एक बार C will not hit, एक बार B will not hit and एक बार A will not hit. So this is simply PA into PB into PC dash plus probability of A, PB dash, PC plus probability of A dash, PB, PC. एक बार मैं लिख लेती हूँ सबकी probability क्या थी. A की थी 4/5, 3/4, 2/3. 4/5, 3/4, 2/3. तो ये थी A की, दिस इज B एंड दिस इज C. तो A की है 4/5, B इज 3/4 और यहाँ पे C डैश है विच इज़ 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A 4/5, B इज डैश इज 1/4, C इज 2/3. A डैश इज 1/5, B इज 3/4, C इज 2/3. तो इन सब का जो डिनोमिनेटर होगा वो होगा 60, न्यूमरेटर में आएगा 12 + 8 + 6, 26/60. तो 26/60 को जब हम 2 से रिड्यूस करेंगे तो 13/30 इज द आंसर. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्च, एयर टर्बुलेंस हैज इंक्रीज्ड इन वेरियस रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. टर्बुलेंस मेक्स फ्लाइट्स बम्पी, ये तो ज़रूरत नहीं है. ऑफन एयरप्लेन ऑब्जर्व सीवियर टर्बुलेंस. मॉडर्न नहीं होगा, मॉडरेट होगा. सो दिस इज मॉडरेट टर्बुलेंस और लाइट टर्बुलेंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज. मतलब 3 इवेंट्स गिवन है, सीवियर टर्बुलेंस या मॉडरेट टर्बुलेंस या लाइट टर्बुलेंस, तीनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है. फर्दर द चांस ऑफ एन एयरप्लेन रीचिंग लेट टू द डेस्टिनेशन आर 55%, 37%, 17% ड्यू टू सीवियर, मॉडरेट एंड लाइट टर्बुलेंस रिस्पेक्टिवली. पहले तो अपना डेटा लिख लेते हैं. E1 ले लेते हैं इवेंट सीवियर टर्बुलेंस को. E2 ले लेते हैं मॉडरेट टर्बुलेंस.
और E3 ले लेते हैं लाइट टर्बुलेंस। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी हमें इक्वल गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/3 हो जाएगा। जब भी 3 इवेंट्स होते हैं ना और तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटीज हो तो 1/3 1/3 1/3 होगी। 4 इवेंट्स हो, चारों की इक्वल प्रोबेबिलिटी हो तो 1/4 1/4 1/4 वैसे होगी। अब यहाँ पे गिवन है A है फ्लाइट इज लेट, तो AE1 जो है वो हमें गिवन है, मतलब फ्लाइट इज लेट या एयरप्लेन इज लेट, तो ड्यू टू सीवियर टर्बुलेंस उसकी प्रोबेबिलिटी है 55%, 55/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 मतलब एरोप्लेन लेट है ड्यू टू मॉडरेट टर्बुलेंस, वो है 37%। एंड AE3 होगा एयरप्लेन इज लेट ड्यू टू लाइट टर्बुलेंस, वो है 17%। उसके बाद हमें निकालना है, इसमें 2 ही पार्ट्स हैं तो दोनों 2 मार्क्स के होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एयरप्लेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन लेट। 55% था, 37% था और 17% था। AE1, AE2, AE3, राइट। अब एयरप्लेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन लेट, एयरप्लेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन लेट मतलब हमें PA निकालना है। PA मतलब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा, जो भी हम बेस थ्योरम का डिनोमिनेटर लेते हैं ना, क्योंकि 3 इवेंट्स हैं तो तीनों इवेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AE3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। E1, E2, E3 तीनों 1/3 1/3 1/3 थे। दिस इज 55/100 इंटू 1/3, दिस इज 37/100 इंटू 1/3 और लास्ट वाला है 17/100 इंटू 1/3। सबका डिनोमिनेटर सेम है, 300 ही है, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 37 प्लस 17, तो ये ऐड करके आएगा 109/300 विच इज द आंसर टू फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या पूछा है। तो सेकंड पार्ट में है इफ द एरोप्लेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन लेट, तो ये तो हो गया, इट रीचेज डेस्टिनेशन लेट, प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्यू टू मॉडरेट टर्बुलेंस, मॉडरेट टर्बुलेंस E2 था, दैट मीन्स हमें PE2A निकालना है। PE2A जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होगा, और डिनोमिनेटर में ये पूरा ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 जो होगा इस केस में 37/100 इंटू 1/3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 109/300। ये 300 एंड 300 कैंसिल हो गया, तो 37/109 इज द आंसर। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्समैन रिसीव्स अ कमीशन फॉर ईच सेल ही मेक्स टुगेदर विद अ फिक्स डेली इनकम, मतलब सेल्समैन को कैसे मिलता है, उसको एक तो कमीशन मिलती है और फिक्स डेली इनकम भी मिलती है और डेली कमीशन भी मिलती है उसकी सेल के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ सेल्स ही मेक्स इन अ डे अलॉन्ग विद देयर प्रोबेबिलिटीज आर गिवन इन द टेबल बिलो। तो सेल्स वो जो करता है, तो नंबर ऑफ सेल्स होगा x और उसकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है Px, तो x है 0 1 2 3 4 5 और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.42 3k 0.3 0.05 2k एंड 0.03। उसके बाद लिखा है इज डेली इनकम इन रुपीज इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 800x प्लस 50। तो डेली इनकम जो होगी वो दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सेल्स, मतलब x उसमें वो डेली सेल कितनी करता है। तो सबसे पहले हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो दिस इज सिंपल इनफ, k जो हो जाएगा क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो है वो 1 होता है, तो 0.42 प्लस 3k प्लस 0.3 प्लस 0.05 है प्लस 2k प्लस 0.03 जो होगा वो होगा 1। अब इसमें देखो 0.42 है, एक है 0.3, एक है 0.05
एंड 0.03 विच इज़ 0.08, तो ये हो जाएगा 0.8। तो 0.8 प्लस 5k इज इक्वल टू 1। 5k की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0.8 विच इज़ 0.2, तो k की वैल्यू हो जाएगी 0.2/5, जिसको हम 2/50 लिख सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं। 1/25 इज सिंपली 0.04। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इंटू 4/4 कर सकते हैं, 4/100 आ जाएगा विच इज़ 0.04। अब बी पार्ट है इवेलुएट x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3। ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। तो 3 एंड 4 0.05 प्लस 0.03 है 0.08 प्लस 2k। 2k का मतलब है 0.08 प्लस 2 इंटू 0.04 विच इज़ अगेन 0.08, तो ये हो जाएगा 0.16। तो ये है बी पार्ट का आंसर। अब सी पार्ट में पूछा है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मतलब मीन वीकली इनकम ऑफ द सेल्समैन अज्यूमिंग ही वर्क्स 5 days पर वीक। तो x जो है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कमीशन फॉर ईच सेल, अगर 0 सेल करता है तो इतनी कमीशन, 1 सेल पे इतनी, 2 सेल पे इतनी। तो एक्सपेक्टेड वीकली इनकम ही वर्क्स 5 days पर वीक। पहले तो हम उसकी पर डे इनकम निकालेंगे, पर डे कमीशन निकालेंगे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। हमारा जो है x एंड px जो था वो था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0.423 के 0.3, तो ये हमें टेबल गिवन था। हमें निकालनी है एक्सपेक्टेड इनकम इफ़ ही वर्क्स 5 days पर वीक। तो एक्सपेक्टेड इनकम जो होगी वो होगी सम ऑफ xi pxi, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है। फर्स्ट तो 0 ही आएगा, दूसरा 3 क्या आएगा, तीसरा आएगा 2 इंटू 0.3 विच इज़ 0.6, नेक्स्ट इज 3 इंटू 0.05, तो 0.15 आएगा। 4 इंटू 2k इज़ 8k, 5 इंटू 0.03 इज़ 0.15, तो ये हो गया 3k प्लस 8k विच इज़ 11k प्लस 0.15 प्लस 0.15 0.30 हो जाएगा। जब उसमें 0.6 ऐड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। अब k की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, k की वैल्यू थी 0.04, तो 0.04 प्लस 0.09, 44.44 प्लस 0.9, तो ये हो जाएगा 431.34। ये उसको मिल गई एक दिन की कमीशन। अब एक दिन की कमीशन के हिसाब से उसको मिल रहा है पर डे इनकम। y जो था वो था 800 डेली इनकम, 800x प्लस 50, y इज इक्वल टू 800x प्लस 50, तो 800 इंटू 1.34 प्लस 50 हो जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1072 प्लस 50 आएगा विच इज ₹1122। तो ये हो गई उसकी डेली इनकम कमीशन के हिसाब से। तो डेली इनकम इतनी हो गई, तो इनकम फॉर 5 days हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा ना इफ़ ही वर्क्स 5 days इन अ वीक, तो वो हो जाएगी 5 इंटू 1122 विच इज ₹5610। अब इसमें पूछा है कि और में कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वीकली इनकम ऑफ सेल्समैन अज्यूमिंग ही वर्क्स ओनली फॉर 3 days ऑफ द वीक। तो इसके और में भी देखो, ये अभी तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ x फाइंड आउट कर लेना। तो ये कैलकुलेट कर लेना जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो आएगा ₹1.34। फिर उसके बाद y कैलकुलेट कर लेना, इसमें पुट करके 80x प्लस 50 जो कि आएगा ₹1122। फिर उसकी इनकम फॉर 3 days,
3 डेज़ की निकालनी है ना, तो अब 5 की बजाय इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना इंटू 3 विच इज़ ₹3366। तो ये होगा इसका आंसर। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। इन योर स्कूल ऑन द स्पोर्ट्स डे x denotes the number of sports events you take part in. Probability denotes p x is equal to x denotes the probability of winning in x number of events. x की वैल्यू 0 है तो probability of x is 3k. x जब 1 है तो ये है 2k. x जब 2 और 3 है तो probability is k, अदरवाइज में probability is 0. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फर्स्ट पार्ट में बहुत ध्यान देना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें सिंपली ऐड नहीं कर देना है, इसका ये भी ध्यान रखना है। देखो टेबल दोबारा बना लेते हैं, 0 1 2 और 3 गिवन है ना, तो उसको अलग अलग कर देते हैं। और अदरवाइज का तो हमें क्या करना है, वो लेते ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x हो जाएगा 3k 2k, और ये भी k है और ये भी k है। तो इस वे से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि 2 और 3 जब इकट्ठा लिखा ना तो दोनों की प्रोबेबिलिटी k होगी, तो वो चीज़ मिस हो सकती है, तो इसलिए उसको प्रॉपर्ली बना लिया। अदरवाइज में 0 होगा, तो अदरवाइज की ज़रूरत नहीं है, लिखना है तो लिख लो। तो अदरवाइज में इट इज़ 0। तो फर्स्ट केस में हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वैल्यू ऑफ k होगी सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो होता है वो होता है 1, दैट मीन्स 3k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 5 6 7k इज इक्वल टू 1। तो उससे हमें k की वैल्यू मिल गई 1/7। अब बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इन एट मोस्ट 1 गेम। एट मोस्ट 1 गेम मतलब एट मोस्ट का मतलब होता है, देखो एटलीस्ट का मतलब होता है, लीस्ट में ना ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है, तो एट मोस्ट में लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा। लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब या तो 0 गेम विन कर रहा है या फिर 1 गेम विन कर रहा है। 0 गेम का मतलब है 3k, 1 गेम का मतलब है 2k, तो ये आ जाएगा 5k विच इज इक्वल टू 5/7। इसके सी पार्ट में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इन एटलीस्ट 1 गेम। तो सी पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ले लो। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में 1 2 3 सबको ऐड करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ऐड करोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज 2k, 2 इज k एंड 3 इज k। तो 2k नहीं 2k था ना, हाँ 2k k एंड k, तो 2k प्लस k विच इज 4k, जो कि हो जाएगा 4/7। अब करते हैं c का और वाला पार्ट। इसमें हमें पूछा हुआ है फाइंड द मीन नंबर ऑफ गेम्स यू विन। एक बार टेबल बना लेते हैं। तो x की वैल्यूज जो थी हमारे पास 0 1 2 3, ये 3 वैल्यूज थी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो था वो था 3k 2k k। तो 3k 2k k। और इसके और वाले पार्ट में हमें क्या पूछा है, मीन नंबर ऑफ गेम्स यू विन। तो मीन निकालना है, मीन नंबर ऑफ गेम्स 1 लिख लो, मतलब सिंपली मीन निकालना है। तो ये हो जाएगा समेशन xi pxi, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ। तो फर्स्ट तो 0 इंटू 3k 0 ही आएगा, 1 इंटू 2k इज 2k, देन 2 इंटू k इज 2k, 3 इंटू k इज 3k विच इज 7k। k की वैल्यू हमारे पास 1/7 है, तो आंसर इज 1। तो ये 2024 के CBSE बोर्ड एग्जाम की सारी केस स्टडीज कवर हो गई हैं। तो प्लीज़ keep on watching the videos, give it a like, share it with your friends, and don't forget to subscribe to the channel. Thank you for watching.